नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस समय हिंदुस्तान एक अदृश्य दुश्मन कोरोना से पहले ही लड़ाई लड़ रहा है, उस समय तीन देश दुश्मन की मुद्रा में सामने आ गए। चीन तो पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उत्पात मचा रहा था। नेपाल ने भी अपना नया नक्शा निकालकर भारत से टक्कर लेने की ठानी है और पाकिस्तान वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार बमबारी कर रहा है, शेलिंग कर रहा है, लेकिन भारत भी सबका माकूल जवाब दे रहा है। जिस चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सच्चा दोस्त बनाना चाहा, जिस पाकिस्तान से संबंध सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस नेपाल के हित को हिंदुस्तान के हित से जोड़ा, ये तीनों आज सीमा के सवाल पर बवाल मचा रहे हैं। बॉर्डर पर गदर की गीदड़ भभकी देते हैं और दोस्ती के सारे उसूलों और वादों को धोखे की भेंट चढ़ा देते हैं। जबकि दुनिया में हिंदुस्तान जैसा देश मिलेगा नहीं, जो ना किसी मजबूत देश से आंख झुकाकर बात करता हो और ना किसी कमजोर को आंख दिखाकर। वो सबसे आंख मिलाकर बात करता है। न हम आंख झुकाकर के बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखाकर के बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। भारत की सरहद नेपाल से मिलती है तो चीन और पाकिस्तान से भी। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जब हिंदुस्तान अपने नागरिकों की जान बचाने पर लगा है, इन तीनों देशों ने आपदा को अपनी धूर्तता के अवसर में बदलना चाहा। ना कोरोना से अपने लोगों को बचाने की आरजू रही, ना सीमा की कोई आबरू। लेकिन वो भूल जाते हैं सभ्यता और विनम्रता भारत की कमजोरी नहीं है। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। जिस लद्दाख में नियंत्रण रेखा को लेकर किसी विवाद का कोई कारण नहीं था, वहां चीन पिछले महीने चुपके से घुस आया, लेकिन भारत के तेवर देखकर पीछे हटना पड़ा। वो बातचीत की टेबल पर भी आ गया। उसकी जुबान पर संवाद है, लेकिन दिमाग में बारूद और दिल में भी बारूद ही भरा हुआ है। नहीं तो तिब्बत के पठार पर युद्धाभ्यास के वीडियो क्यों जारी करता? लद्दाख सीमा पर आधुनिक तोप PCL 181 को क्यों तैनात करता? वो पूर्वी लद्दाख के फिंगर जोन 4 तक क्यों आता, जबकि फिंगर 8 पर ही नियंत्रण रेखा है? लेकिन चीन को उसकी ही भाषा में भारत जवाब दे रहा है, बात से भी हथियार से भी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। चीन अकेले ही विवाद नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत को उलझाने के लिए नेपाल को भी शामिल कर लिया। अब नेपाल भी अपने देश का एक नया नक्शा लेकर आ रहा है, जो बिना सिर पैर के है। आखिर नेपाल को 74 साल बाद सुगौली समझौता क्यों याद आ रहा है? क्यों अपना रकबा बढ़ाने के लिए नया नक्शा लाना पड़ रहा है, जिसके लिए संविधान संशोधन कर रहा है? और क्यों बिना कारण के सीतामढ़ी से सटे बॉर्डर पर नो मेंस जोन में एक हिंदुस्तानी की हत्या कर दी? इन सवालों का जवाब नेपाल को देना है, जिसका रिकॉर्ड नए नक्शे पर फंस गया है। नक्शा तो प्रमाणित होती है, ये तो नेपाल की बात है। नेपाल और भारत की कूटनीतिक बातचीत के लिए ये कई समस्या खड़ा नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल के काला पानी और लिपुलेख भारत ने बार बार अपने नक्शा में शामिल किया हुआ था। फिर भी हम तो हर वक्त वार्ता के लिए तत्पर थे। और अब बात पाकिस्तान की। कहावत है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, लेकिन कूटनीति की कहावत तो यही कहती है कि पाकिस्तान की चाल कभी सीधी नहीं होती।
नहीं तो पुंछ, उरी और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान बार बार गोलीबारी क्यों करता? क्यों उसके आतंकवादी पुलवामा 2 करने के लिए बारूद से भरी गाड़ी लेकर आते? और कैसे इस कोरोना काल में भी उसके आतंकवादी धरती की जन्नत को नरक बनाने में लगे रहते? लेकिन भारत ने जवाब में पाकिस्तान की चौकियों को मटियामेट करना शुरू कर दिया। अगले 1 घंटे तक देखिए कि कैसे हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद के उस पार खड़े 3 देशों से एक साथ मोर्चा ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो। चीन ने तो धोखेबाजी की इंतहा कर दी है। चीन से लगातार हमारी बातचीत भी जारी है, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ाई है। हालांकि भारत ने भी सही जवाब उसे देते हुए पूरी सीमा पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपने सैनिकों की और अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। कोरोना से लड़ाई के बीच हिंदुस्तान को चीन से लगी नियंत्रण रेखा पर ऐसी फौजी तैनाती नहीं करनी पड़ती, लेकिन करें तो करें क्या? चीन जैसे पड़ोसी देश के रहते बात के साथ घात का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चीन के साथ बेहद सख्त बातचीत के बीच भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ नियंत्रण रेखा की तरफ कूच कर रही है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन को बराबरी की टक्कर देने के लिए सेना की तैनाती बढ़ती जा रही है। और हां, इस बार भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड से निकले सेना के अधिकारी सीधे अपनी यूनिट पर तैनात होने जा रहे हैं। लीडरशिप एक बहुत अहमियत वाला हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर मिलिट्री लीडर्स हैं वो, तो इसलिए लीडरशिप की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और जब उनका ट्रेनिंग काल पूरा होता है, जो कि 1.5 साल से 1 से 1.5 साल है, यहाँ पर एनडीए के लोग भी यहाँ आते हैं, तो उसके दौरान में इस दौरान में उनके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटीज, त्याग बलिदान की भावना, पूरी की पूरी जज्बा पैदा हो जाता है। और आप देखते हैं कि हमारे यंग ऑफिसर्स ने हर युद्ध में अपना पूरा उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो देश के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जीएस निकी का कहना है कि इस वक्त जिस तरह से खासतौर से कोरोना का जो संकट रहा, उसके बीच में भी आईएमए की जो ट्रेनिंग रही है और जो यहाँ पे कैडेट है उनका जो जज्बा रहा है वो बरकरार रहा है। और खासतौर से यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो एक भविष्य में एक मिलिट्री लीडर को तैयार करता है। भारत के लिए चीन की हर चाल पर सतर्क रहना स्वाभाविक है। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा के उस पार लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक चीन अपने इलाके में सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इसलिए बातचीत के बीच भी भारत ने अपनी तैनाती तेज कर दी है। बुधवार से शुरू हुई बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि पेंगोंग त्सो झील, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक में वो इंच भर भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही चीन को फिंगर 4 से हटकर फिंगर 8 पर जाना ही होगा। साथ ही वो अपने तमाम सैनिकों को भी पीछे ले जाए। यहां चीन को भारत की ओर से सड़क बनाने पर मिर्ची लग गई थी। उसने दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली एक और सड़क बनाने पर भी टांग अड़ा दिया था, लेकिन भारत ने चीन की परवाह करना बंद कर दिया है। हिंदुस्तान पिछले 5-8 सालों में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है और उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहा है फिंगर 4 तक। तो ये फिर फिंगर्स की तरफ, फिंगर 4 की तरफ अब बंकर बनाना, फिंगर 3 और 4 के बीच में चीन ने बंकर्स बनाए हैं, टनल्स बनाए। क्यों? ये तो हमारा है डोमिनेशन, हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, तो क्यों बनाया आपने? इसका मतलब है दोषी चीन है। लद्दाख में मौजूद 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा 2 और ब्रिगेड भेजी गई है। ये वो ब्रिगेड है जो हर साल ऊंचे पहाड़ों पर युद्धाभ्यास के लिए जाती है। उधर हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने हालात की जानकारी लेने के लिए फॉरवर्ड पोजीशन का दौरा किया। उत्तराखंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सरहद पर सैनिकों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। लेकिन चीन की जो बात करने के तरीके हैं, चीन हमसे बातचीत करता है, लेकिन अपने कैपेसिटी बिल्डिंग में उसने कोई कमी नहीं की है। चाहे वो तिब्बतन प्लाटो के ऊपर एक्सरसाइजेस हों,
जिसे ग्लोबल टाइम्स एक प्रोपेगेंडा के दौर पर सारे विश्व में ये साबित करना चाहता है। दरअसल चीन की सेना उत्तराखंड के बाराहोती के उस पार लगातार अपने हेलीकॉप्टर भेज रही है। गढ़वाल सेक्टर के आखिरी शहर के उस पार 30 किलोमीटर दूर चीन ने एक बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। उधर सिक्किम में भी चीन नाथुला में दबाव बनाता दिख रहा है। ऐसे में वहां भी अतिरिक्त ब्रिगेड भेजी जा रही है। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन अपने असली रंग में आ गया है, लेकिन बॉर्डर पर उससे दो हाथ करने की ताकत भारत में भरपूर है। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, लद्दाख आज तक। चीन को दिक्कत यह हो रही है कि भारत के साथ बड़े बड़े देश खड़े हैं। अमेरिका जैसा देश खुलकर भारत का साथ दे रहा है। रूस कहने को तो चीन का दोस्त है, लेकिन भारत के खिलाफ जाने को तैयार नहीं। तो नेपाल ऐसे में क्या करे? अधिकतर देश तो उससे नाराज हैं, लेकिन नेपाल का इस्तेमाल वो कर रहा है। वो नेपाल का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा है ताकि कुछ ऐसी जगहें जो कि भारतीय सीमा में हमेशा हमेशा से रही हैं, उन पर नेपाल अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। चीन की चालाकी को नेपाल ने अपनी कूटनीति बना लिया और उसकी वो कूटनीति भारत के साथ सीमा विवाद के रूप में खड़ी हो चुकी है। जिस वक्त पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का भारत जवाब दे रहा था, उसी दौरान नेपाल ने एक नक्शा जारी कर दिया जो भारत के साथ संबंधों पर धोखे का नया वकालतनामा साबित हुआ। 18 मई को जारी नक्शे में नेपाल के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका दिखाया। भारत ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया तो नेपाल प्रलाप करने लगा। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिएको छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसके 15 दिनों के अंदर नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाल दिया और गुरुवार को नेपाल कैबिनेट ने भारत की जमीन पर अपने दावे का सबूत जुटाने के लिए 9 लोगों की कमेटी बना दी। विधेयक दर्ज करवाने के बाद सरकार को ज्ञात आती है, पता नहीं वो भूभाग मेरा है या नहीं है, पता नहीं वो भूभाग ठीक है या नहीं है। इस उद्देश्य के साथ कल सरकार ने अचानक एक विज्ञों की समूह बनाई है कि जाओ और नेपाल की सीमा कहाँ क्या है, कैसा नक्शा होना चाहिए, यह बना के लाओ करके विज्ञ समितियों का यह उपहास है। नेपाल ने सीमा पर विवाद बढ़ाने के लिए वही रास्ता अख्तियार कर लिया जो पाकिस्तान अपनाता है। बिहार में सीतामढ़ी से सटे नो मैंस लैंड में जो हिंदुस्तानी जाते थे उन पर गोली चला दी, जिसमें एक आदमी की जान चली गई और 4 लोग घायल। राजभेद का कौन कान कच लीजिए, वो पर वहाँ गए हैं, जैसे गांव का एक आदमी गए हैं, वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। किससे हुई है झगड़ा? लड़ाई झगड़ा किससे हुआ? फोर्स से, नेपाली पुलिस से। हाँ। इसके बाद में वो गोली चला दिया है। इंस्टेंटली जनरेटेड लोकल इशू, ऐसा भी नहीं कि पहले से प्रूव कर रहा हो। तो उस ऑल्टरकेशन में उस जो मतभेद हुआ उसमें मोबाइल से उन लोगों ने फोन कर दिया और बहुत सारे ग्रामीण उस जानकी नगर से आ गए। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेपाली पीएफ एग्रेसिव हुआ। तो ये दोनों वर्सन है जो अनुसंधान का विषय है। अब आप उस सुगौली संधि के बारे में जान लीजिए, जिसका हवाला देकर नेपाल को अचानक भारतीय भूखंड भी अपना लगने लगा। नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है। दोनों देशों में 98% सीमा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा में नेपाल तनाव पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि ये इलाका 370 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी, जिसमें भारत का तिरहुत वाला इलाका भारत में आया और बदले में विराटनगर जैसा मैदानी इलाका नेपाल को मिला। साथ ही कालापानी से निकलने वाली महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा का आधार बनाया गया। लेकिन नेपाल अब विवाद कर रहा है कि नदी की भारत की तरफ वाली तीसरी धारा तक उसका इलाका है, जबकि उसका इलाका
पहली धारा तक ही सिमटा हुआ है। लेकिन नेपाल को न इतिहास की परंपरा दिखती है, न भूगोल की लकीरें। सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी भूभाग नेपाल के हैं और 1960s तक हमने उस जगह वहाँ के बस्तियों से, वहाँ के गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। वहाँ आम चुनाव हुआ था 1959 का और नेशनल सेंसस भी हुआ था। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है। भारत ने हर मुसीबत में साथ दिया। उस नेपाल का हाल ये है कि उसके ही देश में एक महिला सांसद ने नेपाल के झूठ का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट हुई। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। नेपाल ने एक ऐसा काल्पनिक सवाल उठा दिया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसीलिए इस शक की गुंजाइश अपना अस्तित्व रखती है कि कौन सी ताकत पीछे से उसको उकसा रही है। नजर तो नेपाल के उत्तर की तरफ हिमालय के पार ही जाती है। काठमांडू से पंकज दास और सीतामढ़ी से केशवानंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, इन 3 इलाकों को नेपाल बार बार कह रहा है कि वो उसका हिस्सा है, भारत का नहीं। हालांकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है ये चीजें साबित करने के लिए। इस सब के बीच एक बात तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि नेपाल से हमारे रिश्ते पारंपरिक तौर पर बहुत मीठे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा है कि ये कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं, बल्कि नेपाल से हमारा खून का रिश्ता है। इस सब के बीच अगर केपी शर्मा ओली इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल में 4 बार नेपाल जा चुके हैं। 2014 में देश की बागडोर संभालने के साथ ही नेपाल गए थे। दोनों देशों के बीच भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप को लेकर एक डोर में बांधने की कोशिश की। सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन भारत की दोस्ती और गर्मजोशी भरे संबंधों का सिला नेपाल ने ये दिया है कि भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाके को अपना हिस्सा बताने लगा। इसके बाद नेपाल भारत से सटे इलाकों में अपने आउटपोस्ट पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास भारत नेपाल सीमा के 15 बॉर्डर आउटपोस्ट पर नेपाल ने आर्म्ड पुलिस की तैनाती कर दी है। ऐसा कई दशकों के बाद हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नेपाल के संबंधों को गोरखा रेजिमेंट के विश्वास से भी जोड़ा था। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा। अब सवाल है कि अचानक नेपाल का नया नक्शा और उसके लिए संविधान संशोधन तक जाने के पीछे कूटनीतिक और सामरिक चाल क्या है? कालापानी में भारतीय फौज और आईटीबीपी 1947 से तैनात है, लेकिन नेपाल अब क्यों ऐतराज कर रहा है? जब नेपाल के पास जमीन का दस्तावेज नहीं है तो नक्शा निकालने की ऐसी हड़बड़ी क्यों आई? बगैर दस्तावेज और सबूत के नेपाल ने चीन के उकसाने पर यह हरकत की है। और एक बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री ओली कोरोना संकट में लोगों के बढ़ते गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति का बुलबुला पैदा करना चाहते हैं। नेपाल में कोरोना से लड़ने में सरकार की भारी नाकामी के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतरे हैं। वो नेपाल की ओली सरकार से पूछ रहे हैं कि विदेशों से मिले पैसे का किए क्या, लेकिन इसमें भी नेपाल सरकार भारत को ही दोष दे रही है। उसके प्रयोग करते हुए नेपाली लोग, नेपाल के भाइयों और बहनों, वो नेपाल आए और अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट टेस्टेड। उनका कोई वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट नहीं हुआ था और जब वो आए तो उनमें से बहुत सारे लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया।
प्रधानमंत्री ने इसी फैक्ट को कहा है। इसमें किसी का दोषारोपण का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो रियलिटी है ना, वो रियलिटी को हमने कहा है। नेपाल अपनी पीठ पर चीन के पड़े हाथ को पहचान नहीं रहा है कि कब ड्रैगन के नाखून उसको नोच खाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिब्बत का हवाला दिया तो नेपाल इस पर भड़क गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने चीन की आदत है कि वो किसी देश को पहले कर्ज देता है और फिर उससे अपने मन की करवाता है। नेपाल ने चीन से दोस्ती की कानाफूसी तो बहुत की, लेकिन देर सवेर वो उसके लिए महंगा साबित हो सकता है। काठमांडू में पंकज दास और सीतामढ़ी में केशवानंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। पारंपरिक रिश्ता और सेना के वीरों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता है भारत और नेपाल का। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज नेपाल के तेवर ऐसे तल्ख हैं, वो ऐसे कड़वे बोल रहा है? दरअसल ये बात समझिए कि चीन हमेशा चाहता है कि वो नेपाल का इस्तेमाल एक ऐसी जमीन के तौर पर करे जिससे वो भारत को साध सके। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन कोशिश उसकी यही है। इसीलिए आर्थिक तौर पर जिस तरह से वो पाकिस्तान में निर्माण करके पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहता है, वैसे ही चाहता है कि नेपाल में वो आर्थिक तौर पर कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट करे कि नेपाल भी उसकी ही बातों को माने। भारत के साथ नेपाल का ऐतिहासिक नाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है। चीन नेपाल के साथ रिश्ते को अब कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत दौरे पर आए थे तो भारत के बाद वो सीधे नेपाल गए। ये बीते 23 साल में नेपाल में किसी चीनी राष्ट्रपति का पहला दौरा था। नेपाल दौरे में जिनपिंग ने 20 समझौते और 50 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था। दरअसल नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी ओली चीन के काफी करीब माने जाते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और नेपाल में ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में। नेपाल और भारत के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो राजा थे नेपाल के, उनको एक जो रॉयल फैमिली मैसेकर में वो मारे गए। उसके बाद नेपाल के अंदर माओवाद इंसर्जेंसी जो चाइना से स्पॉन्सर्ड थी 2006 तक चली, और उसके बाद जब टॉक्स हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो इस माओवादी इंसर्जेंसी से ही बाहर आई थी, वो आज की डेट में पावर पे है। वैसे ओली की भारत से दूरी और चीन से करीबी कोई नई नहीं है। ये रिश्ता तब और मजबूत हुआ जब सितंबर 2015 में भारत के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने वाले ओली की वजह से नेपाल की अघोषित नाकाबंदी हुई थी। ये नाकाबंदी भारत ने नहीं की थी। दरअसल नेपाल में तराई के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कई मांगों को नेपाल के नए संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इससे नाराज नेताओं ने भारत नेपाल सीमा को बंद कर दिया था। इसकी वजह से नेपाल में करीब 6 महीने तक पेट्रोल और गैस समेत कई बेहद अहम चीजों की किल्लत हो गई थी। लेकिन ओली सरकार ने भारत से बात करने की बजाय चीन से मदद लेना सही समझा। नेपाल ने चीन के साथ नई ट्रेड ट्रांजिट डील कर ली। इसके बाद 2017 में नेपाल की 2 कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और नेपाली कांग्रेस को पराजित कर दिया। तब केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री कमल दहल प्रचंड ने हाथ मिलाया था। 2018 में दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का विलय कर लिया। बताया जाता है कि इसके पीछे चीन का ही हाथ था। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से नेपाल की राजनीति में नई दिल्ली के बजाय बीजिंग का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। नेपाल लगातार ये कोशिश करता रहा कि वो भारत और चीन के साथ संतुलन बनाकर रखे, लेकिन प्रचंड और ओली जैसे नेताओं ने चीन से नजदीकी और भारत से दूरी को अपना सियासी हथियार बना लिया। 2008 में वामपंथी नेता प्रचंड जब पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तब पहले से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए दिल्ली के बजाय उन्होंने पहला दौरा चीन का किया।
उनके इस कदम से भारत चौंक गया। हालांकि बाद में उनका रुख भारत के पक्ष में भी हुआ, लेकिन नेपाल में ऐसे नेताओं की बदौलत भारत विरोधी भावना बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ चीन आर्थिक मदद देकर छोटे छोटे देशों को अपने पक्ष में करने के खेल को नेपाल में भी आगे बढ़ाता रहा। चीन के लिए नेपाल की अहमियत कई मायनों में है। चीन भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए नेपाल में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। नेपाल और भारत के ताजा विवाद को चीन और नेपाल के इसी कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल और भारत की जो दोस्ती है उसको करार रखना है और किसी भी हद से, किसी भी उस एंगल से चाइना को ये दोस्ती को तोड़ने देने को की सारी कोशिश को हमने फेल कराना है। वहीं नेपाल की सीमा तिब्बत से मिलती है और नेपाल में 13,000 से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी हैं। चीन के विरोध में ये अक्सर उठ खड़े होते हैं, जिनके दमन का रास्ता चीन तैयार करना चाहता है। आज तक ब्यूरो। और पाकिस्तान से तो तकरार हमारी हमेशा चलती ही रहती है। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है, वहां पर पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है किसी तरीके से इतनी गोलाबारी करे कि अपने आतंकियों को घुसपैठ करा पाए भारत में। भारत पहले तो उन आतंकियों को खत्म करते रहा, लेकिन उसके बाद बीती रात भारत ने जवाब ऐसा दिया कि 10 पाकिस्तानी पोस्ट को पीओके तबाह कर दिया। इसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर है। भारतीय सेना के सब्र का बांध तब टूटा जब नायक गुरचरण सिंह सीज फायर उल्लंघन में शहीद हो गए। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में एक खास मकसद से हिमाकत की थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाए की सेना ने जो सेंचुरी लगाई, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। वो पीओके में मौजूद लॉन्च पैड से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। इससे पाकिस्तान में काफी ज्यादा घबराहट है। वो काफी से बौखला गया है और चाहता है कि वैली के अंदर जल्दी से जल्दी घुसपैठियों को दाखिल करे, ताकि वैली के अंदर माहौल जो है सही ना हो सके। इसको निगाह में रखते हुए उसने जबरदस्त ऑफेंसिव स्टार्ट किया है थ्रू सीज फायर वायलेशंस ऑन अ डेली बेसिस। पाकिस्तान की इन हरकतों का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरा नहीं है। वो लगातार सीमा पार से फायरिंग कर रहा है और गोले दाग रहा है। शुक्रवार को उसने जम्मू कश्मीर के पुंछ और बारामूला में सीज फायर का उल्लंघन किया और मोर्टार दागे। वहीं पाकिस्तानी सेना ने एलओसी से सटे जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कस्बा और किरनी सेक्टर में गोलाबारी की। भारतीय सेना ने बयान जारी कर बताया कि शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के रामपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बारामूला के हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान के गोले रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। वहीं उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान भारत के कई गांवों को निशाना बनाने की हरकत कर रहा है। पाकिस्तानी गोलाबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ है। आज फिर दोपहर को 1 बजे उसने केरन सेक्टर में और उरी सेक्टर में भारी गोलाबारी की। उसकी जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने टारगेटेड हमले किए उसके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स के ऊपर, गन पोजीशन के ऊपर और एमुनिशन डिपोज के ऊपर, और बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। गर्मियों के दौरान और बरसात से पहले अक्सर पाकिस्तान कश्मीर घाटी में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। इस बार भी सीज फायर उल्लंघन के पीछे उसका यही मकसद है। वो चीन से भारत की तनातनी के बीच एलओसी पर भारत को मुश्किल में डाले रखना चाहता है। लेकिन सेना के साथ दिल्ली में बैठी सरकार ने सरहदों को हर हाल में महफूज रखने का प्रण लिया है। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भारतीय सेना ने भी ठान लिया है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेगी। इससे पहले भी पाकिस्तान में बने आतंकी कैंप को सेना तबाह कर चुकी है। वहीं कई लॉन्च पैड भी नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ शुजाउल हक और अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
नेपाल का जिक्र करते हुए हम ये कहते हैं कि नेपाल से रिश्ते हमारे अच्छे हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है। चीन का जिक्र करते हुए हम कहते हैं कि कभी कभी एलएसी पर चीन इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा ऐसा ही करता है। जिस तरह से उसके आतंकी गतिविधियों का भारत ने हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है, धीरे धीरे पाकिस्तान लाइन पर आने की शुरुआत तो करता है, लेकिन फिर उसकी कोई न कोई हरकत उल्टी पड़ जाती है। उरी के बाद हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स। पाकिस्तान समझ तो रहा है, खौफ में है, लेकिन सुधर अभी नहीं रहा है। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। चेतावनी पर चेतावनी और स्ट्राइक पर स्ट्राइक। 2014 से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की नीति हर हमले का करारा जवाब देने की रही है। हमला चाहे पाकिस्तानी सेना का हो या पाकिस्तान में प्रशिक्षित और समर्थित आतंकियों का, मोदी सरकार की नीति के मुताबिक सेना ने बदले की कार्रवाई में कोई भेदभाव नहीं किया। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था। इसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इससे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी। भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और दुनिया में किसी देश की परवाह किए बिना पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। 28-29 सितंबर की रात भारतीय सेना के जवान पीओके में दाखिल हुए और आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की, तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तानी फौज की फजीहत होने लगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को आगे बढ़ाता रहा। 14 फरवरी को पाकिस्तान की रची साजिश का ही नतीजा था कि सीआरपीएफ के 40 जवान आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। इस हमले के 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी को भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो इससे पहले 1971 में हुआ था। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान में दाखिल हुए। इन विमानों ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर दनादन बम बरसाए। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मौत के घाट उतरे। पाकिस्तान अब खौफ खाने लगा था, लेकिन उसकी फितरत उसे बार बार छुपकर वार करने के लिए उकसाती रही। अक्टूबर 2019 में उसने फिर से सीज फायर उल्लंघन तेज कर दिया। इसके पीछे उसका मकसद आतंकियों की घुसपैठ कराना था। भारतीय सेना ने इसका इतना खौफनाक जवाब दिया कि पाकिस्तान हिल गया। भारतीय सेना ने आतंकी कैंपों को निशाना बनाने के लिए आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी इलाके में स्थित आतंकी घुसपैठियों के 4 लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया। ये लॉन्च पैड नीलम और लीपा वैली में थे। आतंकी इन्हीं कैंप्स में घुसपैठ के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से बरसे तोप के गोलों ने उनमें खलबली मचा दी। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर पुराने ढर्रे पर लौट आया है। एक तरफ वो घुसपैठियों को धकेलने की फिराक में है, वहीं कश्मीर में मौजूद आतंकियों पर हमले का दबाव बना रहा है। इसी के तहत पुलवामा जैसी साजिश हुई थी। कार में भारी मात्रा में विस्फोटक वाला आईडी बनाकर उसने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले का प्लान बनाया था। उसका ये प्लान सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। कार को कब्जे में लेकर तबाह कर दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही तिलमिला रहा पाकिस्तान लगातार बड़े हमले की साजिश रच रहा है। वहीं उसकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और पाकिस्तान और चीन की साठगांठ के तो क्या कहने। जिस तरीके से चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर में नजर आता है, उसे देखकर समझ में आता है कि पाकिस्तान वही करेगा जो चीन उसे कहेगा। वैसे भी चीन जब जब गड़बड़ियां फैलाता है तब तब पाकिस्तान कोशिश करता है कि भारत दबाव में होगा, वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर दे सीमा पर। लेकिन भारत 2 क्या 3 दुश्मनों को एक साथ हैंडल करने की काबिलियत रखता है। वैसे तो चीन पाकिस्तान का दोस्ताना पुराना है
लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद दोनों में खलबली मच गई। क्या यह महज इत्तेफाक है कि इस कार्रवाई के बाद पहली ही गर्मियों में चीन ने लद्दाख में हिमाकत की और अब पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है? इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने कश्मीर का मुद्दा उठाने में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। हालांकि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने चीन की इस चाल को नाकाम कर दिया। ये वही चीन है जिसने एक तो नहीं कई बार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने से बचाया। पठानकोट हमले और देश में हुए कई आतंकी हमलों के गुनहगार जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया था। इस पर विचार करने के लिए 15 में से 14 देश सहमत थे। अकेले चीन इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। उसने भारत के इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो का इस्तेमाल कर मसूद अजहर को बचा लिया था। लेकिन भारत की कोशिशों के आगे चीन को हार माननी पड़ी। आखिरकार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया। आतंकवाद के अलावा चीन, पाकिस्तान, कश्मीर में भारत को घेरने के मकसद से भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने जब से ऐलान किया कि वो POK और अक्साई चीन को हासिल करके रहेगा, तब से चीन और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल ये क्षेत्र चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव कम करना चाहते हैं। जब जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, तब तब चीन नियंत्रण रेखा पर हावी होने की कोशिश करता रहा। करगिल जंग के दौरान ही उसने पेंगोंग झील तक अपनी सड़क बनाई थी, जिसके दम पर वो अब फिंगर 4 तक आ पहुंचा है। LOC और LAC पर एक बार फिर चीन पाकिस्तान की हरकत जानकारों को इत्तेफाक नहीं लगती। उन्हें इसमें दोनों की करतूतों का एक तालमेल दिख रहा है। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल में सीज़फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत बढ़ गई हैं। पाकिस्तान जो है एडवांटेज ले रहा है। जहां इंडिया ऑक्युपाइड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ, तो ये एक मौका मिलता है पाकिस्तान को कि सीज़फायर वायलेशन बढ़ाने का और सीज़फायर वायलेशन बढ़ा के फायरिंग के दौरान इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने का। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चीन का असली मकसद POK से होकर गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को पूरी तरह सुरक्षित करना है। चीन की कोशिश रही है कि भारत उसके वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, लेकिन भारत POK को अखंड कश्मीर का हिस्सा मानता है और इस वजह से चीन के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। ये बात चीन को नागवार गुजरी है, लेकिन भारत चीन पाकिस्तान दोनों की हरकतों का जवाब देने की ताकत रखता है। आज तक ब्यूरो।